एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट विजन। मेरा नाम है कौशल आनंद सिंह। उम्मीद है आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम कार्बन की विशेषताओं का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने कार्बन की 5 विशेषताएं पढ़ी थी और आज इस वीडियो में हम कार्बन की नेक्स्ट 5 विशेषताएं या फिर नेक्स्ट 5 गुणों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं नेक्स्ट 5 गुणों को पढ़ाना स्टार्ट करूं, उससे जस्ट पहले मैं थोड़ा सा जो 5 गुण पढ़ चुके हैं उनको हल्का सा रिपीट कर लेते हैं कि हमने जो है पिछले वीडियो में कार्बन के कौन से 5 गुणों का अध्ययन किया था। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम जो है जल्दी से कार्बन की 5 विशेषताओं को रिपीट कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था। लेकिन मैं ये बात जो है आपको एकदम मतलब रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ या फिर सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है पिछला वाला वीडियो जरूर देख के आए, क्योंकि ये जो इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो कोई नया टॉपिक है नहीं, वो पिछले वीडियो का ही आधा पार्ट है। क्योंकि ये वाला जो है पार्ट जो कार्बन की विशेषताएं काफी लंबा हो रहा था, तो इस वाले टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में तोड़ के 2 वीडियो बना दिया। तो पिछले वाले वीडियो में हमने 5 गुणों का अध्ययन किया और इस वाले वीडियो में हम नेक्स्ट 5 गुणों का अध्ययन करेंगे। तो आप पिछला वाला वीडियो देख कर आएंगे तभी ये वाला वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैं रिपीट तो कर रहा हूं, लेकिन रिपीट में मैं बस बताऊंगा कि 5 गुण कौन कौन से हैं। लेकिन पिछले वाले पार्ट में मैंने डिटेल में समझाया था कि 5 गुण कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको डिटेल में मैंने जो समझाया था, ठीक है। यहां पे सिर्फ मैं रिपीट करूंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप पिछला वाला वीडियो देख कर आए। तो चलिए देख लेते हैं कि कार्बन के कौन कौन से 5 गुण हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कार्बन जो है प्रकृति की प्रत्येक जीवित वस्तु में, प्रत्येक मृत वस्तु में तथा कुछ निर्जीव वस्तुओं में भी पाया जाता है। सभी में नहीं, लेकिन कुछ में पाया जाता है। दूसरा गुण हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा कार्बन है वो पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट में 0.02% की मात्रा में, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में 0.03% की मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद जो तीसरा गुण हम लोगों ने देखा कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और जो द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर होता है वो 12 होता है। अगली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी कि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बन में जो मूल कण होते हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या है कि 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर रहते हैं, जैसे मैंने फिगर में बनाया है। पिछले वीडियो में मैंने फिगर समझाया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते रहते हैं, नाभिक को केंद्र मानकर चारों तरफ क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 किसी एक कक्षा में नहीं घूमेंगे, इनको बोरबरी नियम से हम लोगों ने तोड़ा है। तो पहले कोष के में, जो पहली कक्षा है के से प्रेरित करते हैं, दूसरे को एल से, तीसरा एम और चौथा एन। तो कार्बन के अंदर 2 कक्षाएं होती हैं, के और एल। तो पहले में 2 होता है और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा मैंने इस फिगर में बनाया है। तो इस फिगर से आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि कार्बन ऐसा दिखता होगा, ठीक है। यानी कार्बन का परमाणु कुछ इस प्रकार से मॉडल होगा उसका कि इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन रहते हैं और जो इसके बाहरी कक्षाएं, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो नाभिक को केंद्र मानकर उसमें चक्कर लगाते हैं। तो इतने गुणों का अध्ययन हुआ था। अब हेडिंग तो हमारी यही रहेगी, कार्बन के गुण या कार्बन की विशेषताएं। अब हम सीधे पढ़ना स्टार्ट करें कार्बन का 6वां गुण क्या होता है। तो जल्दी से जो है मैं इसको मिटा दूं और कार्बन का 6वें गुण का अध्ययन शुरू करते हैं। अब चलते हैं 6वीं प्रॉपर्टी क्या होगी। तो जो 6वीं और 7वीं प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझेंगे कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका मतलब क्या है, ये कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये बोलने का क्या तात्पर्य होगा, क्या इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो बात समझिए, संयोजकता क्या होती है। तो इसको बड़े सिंपल भाषा में समझिए, प्रत्येक परमाणु अस्थायी होना चाहता है। परमाणु बेचैन रहता है, वो चाहता है कि क्या हो जाए, अस्थायी। और अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है अथवा लेता है अथवा साझा करता है, ठीक है। 3 कंडीशन है, या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है अथवा इलेक्ट्रॉन ले सकता है अथवा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, साझा कर सकता है।
तो जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या यूज हो रही है, जो देने में, लेने में अथवा साझा करने में, उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? संयोजकता। तो देखना स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो सिर्फ एक होगा। ये कक्षा है K, L, M और N, ठीक है। तो हाइड्रोजन की पहली कक्षा में हो जाएगा K। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2। अब आएगा लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इसका मतलब इसमें 3 प्रोटॉन होंगे और 3 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन तो नाभिक में रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में घूमता है। तो देखिए पहली कक्षा में सिर्फ और सिर्फ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जो K सेल है, जो K पहला सेल है, वो भर गया। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो हमने K में डाल दिया। हीलियम के पास 2 था तो K में डाल दिया। लेकिन अब K की औकात 2 ही इलेक्ट्रॉन की है। तो अब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे करना पड़ेगा, 2 को डालेंगे पहले में और अगले को डाल देंगे L सेल में, यानी द्वितीय कोष में। तो ये हो जाएगा 2,1, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम, ठीक है, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, तो इसमें हो जाएगा 2,2। बोरान का परमाणु क्रमांक 5, 5 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो पहले में 2, दूसरे में 3। अब आता है हमारा प्यारा कार्बन, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेचारा हो जाएगा 2,4। अब क्या आएगा कार्बन के बाद? नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, तो हो जाएगा 2,5, ठीक है। ऑक्सीजन हो जाएगा कितना? 8, तो इसके बाद हो जाएगा 2,6, ठीक है। आगे क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन होगा 9, तो ये कितना हो जाएगा? 2,7 जगह बची है, ठीक है। तो लास्ट में होगा हमारा नियॉन, Ne, परमाणु क्रमांक 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाए कितना? 2,8। दिख रहा है? 2,8, ठीक है। यदि कोई चीज नहीं दिख रही है तो मैं उसको बोल रहा हूं तो आप लोग समझ सकते हो वो क्या लिखा है, ठीक है, क्योंकि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं। तो देखिए ये तो हो गया कि इधर मैंने 1 से 10 तक लिखा है तत्वों को, ये इनका परमाणु क्रमांक है और इधर इनका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब निकालनी है संयोजकता। इधर हम लोग को निकालनी है संयोजकता। तो अभी बोले हैं संयोजकता क्या है? तो प्रत्येक परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन देगा अथवा लेगा अथवा क्या करेगा? साझा करेगा। देखिए एक बात होता है कि मैं इस वीडियो में संयोजकता पूरा पढ़ा नहीं सकता। मैं पढ़ा सकता हूं लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कार्बनिक रसायन पढ़ा रहा हूं, तो पूरा संयोजकता पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो ही खराब हो जाएगा, ठीक है। अलग वीडियो संयोजकता के लिए बना सकता हूं, वो अलग बात है, ठीक है। अब वो बनाऊं ना बनाऊं, टाइम मिले ना मिले, वो अलग बात है। लेकिन इस वीडियो में यदि मैं पूरा संयोजकता पढ़ाने लगूंगा, क्लियर है, तो फिर ये वीडियो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको संयोजकता आती हो, बस हम हल्का फुल्का इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। तो देखिए हाइड्रोजन के पास 1 है तो ये 2 करना चाहेगा, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। तो हाइड्रोजन को सिर्फ 1 की जरूरत है, तो इसके लिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। तो आसानी है, अभी भी सीख सकते हो कि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। हीलियम, तो हीलियम की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये अस्थाई है, इसे किसी की जरूरत नहीं है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिथियम, तो लिथियम के पास है 2,1, ठीक है। तो देखिए पहली कक्षा तो 2 में भर जाती है और बाकी सभी कक्षाओं भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसे बोलते हैं अष्टक का नियम, ठीक है, इसे बोलते हैं अष्टक का नियम। पहली कक्षा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉनों में भर जाती है, अस्थायी रहती है। बाकी सभी कक्षाओं को अस्थायी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां देखिए लिथियम बेचारा क्या कर सकता है? तो या तो 7 ले ले, 7 ले लेगा तो यहां पे 8 हो जाएगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी औकात नहीं है। तो इससे अच्छा है कि ये 1 क्या कर देगा? दे देगा, और जब 1 दे देगा तो 2 ही बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए 1 देना आसान है। तो आप लोगों को बताया गया है चाहे ले चाहे दे चाहे साझा करे, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? संयोजकता। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। बेरिलियम क्या होगा? तो आप समझ गए होंगे कि ये भी 6 लेगा नहीं, 2 क्या करेगा? देगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2।
बोरान में क्या है 2,3, तो या तो ये 5 ले ले इलेक्ट्रॉन तब फायदे में है, या तो 3 क्या कर दे दे, तो 5 संख्या बड़ी है, 3 संख्या क्या है छोटी, तो ये 3 देना संभव करेगा तो 3 देगा, तो जितना देगा जितना लेगा जितना साझा करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है हमेशा संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 3। अब आते हैं कार्बन के ऊपर, इसी को हम समझना चाहते हैं कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है। तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तब भी इसका काम हो सकता है, 2 बच जाएगा पहली कक्षा में, और पहली कक्षा 2 में क्या होती है पूर्ण होती है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तब यहां 8 हो जाएगा तब भी पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, तब भी इसकी बात बन जाएगी 8 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी कक्षा 8 में पूर्ण हो जाती है, ठीक है। और या तो 4 क्या कर ले साझा कर ले, 4 इसके पास है और 4 साझा कर ले तब भी कितने हो जाएंगे 8, 4 इसके पास पहले से है और 4 साझेदारी में ले लेगा तो कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। तो हर कंडीशन में इसकी संयोजकता कितनी होगी 4 होगी, चाहे दे चाहे ले चाहे साझा करे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, और अगला पॉइंट हमारा 7वां पॉइंट यही होगा कि कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन न तो देता है न तो लेता है, सदैव साझा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 7वां पॉइंट लिखवाऊंगा, पहले यहां देख लेते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 तो होगी, यहां तो समझ में आ गया हम लोगों को कि 4 है तो क्या होगी 4 ले सकता है, 4 दे सकता है और 4 साझा कर सकता है। लेकिन कि कार्बन जो है सदैव साझेदारी करता है, कभी 4 इलेक्ट्रॉन देता और 4 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है सामान्य अवस्था में, ठीक है ना। विशेष स्थितियों में हो सकता है वो अलग बात है, सामान्य अवस्था में ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा वो भी यहां बात हम लोग करेंगे 7वें पॉइंट में। अभी यहां ध्यान दीजिए, अब नाइट्रोजन पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग को कार्बन पे ही ध्यान देना था तो हम लोग जान गए कार्बन की संयोजकता कितनी होगी 4, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो है 2,5, तो अब 5 देना घाटे का सौदा है, 3 लेना आसान है, ठीक है। तो नाइट्रोजन 3 लेता है, ठीक है, तो संयोजकता हो जाएगी 3। भाई चाहे दे चाहे ले, ठीक है, जो संख्या है देने की संख्या या लेने की संख्या, ठीक है। तो यहां देखिए बोरान ने 3 दिया तो संयोजकता होगी 3, इसने 3 लिया तब भी संयोजकता कितनी होगी 3, चाहे दे चाहे ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन है 2,6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने में सक्षम है। फ्लोरीन क्या होगा 2,7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, मात्र 1 की जरूरत है, 7 दे भी सकता है लेकिन 7 देना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन काफी बड़ा अमाउंट है, ठीक है, तो ये देने वाला नहीं है, इसका नाभिक इसको जाने ही नहीं देगा 7 इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 1। अब बचता है नियॉन, तो आप समझ गए इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो ये है 2,8, और मैंने कहा कि पहली कक्षा को छोड़ दी जाए तो बाकी सभी कक्षाओं में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाएंगे अस्थाई। तो यहां पर 8 है तो न तो इसको देने की जरूरत है, न ही लेने की जरूरत है और न ही साझा करने की जरूरत है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 0, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रही संयोजकता, यहां से पता चलता है हम लोगों को कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, ठीक है। तो ये तो रहा पॉइंट, चलिए ये रहा संयोजकता को समझा दिए हम आप लोगों को शॉर्ट में। तो कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। अब मैंने कहा था 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि कार्बन सदैव साझेदारी क्यों करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है साझेदारी, ठीक है, सदैव साझेदारी करता है, कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन देता नहीं 4 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है साझेदारी करता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए मूलतः बात यह है कि यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, ठीक है, तो क्यों नहीं ले सकता, हालांकि यहां है 2,4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 हो जाएगा, तो इसका काम बन सकता था, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन कभी लेने वाला नहीं है। क्यों नहीं लेने वाला है देखिए यहां पे, तो यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो बाहरी कक्षा में 4 तो पहले से ही थे, अब कितने हो जाएंगे 8, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। समस्या क्या खड़ी होगी कि 6 प्रोटॉन को संभालना है, भाई इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है,
इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है नाभिक के, तो क्यों घूम रहा है? प्रोटॉन के कारण। प्रोटॉन पर प्लस होता है, नाभिक पर क्या होता है? प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस। और प्लस और माइनस में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। ये बात पता है ना? प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्षण। तो प्लस माइनस को खींचे रहता है, इसीलिए माइनस चारों तरफ क्या करता है? घूमता है। इस बात को ऐसे भी समझिए कि आप पत्थर को घुमाना है तो पत्थर को धागे से बांधेंगे तब ना घूमेगा वो, तभी तो घूमेगा, ऐसे घुमाएंगे। तो धागा का जो तनाव बल है, इसी के कारण पत्थर क्या करता है? घूमता है। तो जब भी कोई चीज किसी चीज के चारों तरफ घूम रही है तो वह ऐसे ही घूमने वाली नहीं है, वहां एक बल चाहिए। न्यूटन ने बताया था कि बिना बल के गति संभव नहीं है, चाहे वो सीधी गति हो चाहे वृत्तीय गति हो। यदि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो सूर्य पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल से पकड़ा हुआ है, इसीलिए पृथ्वी चारों तरफ सूर्य के क्या कर रही है? घूम रही है। यदि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है तो पृथ्वी भी चंद्रमा को गुरुत्वाकर्षण बल से पकड़ा हुआ है। तो बल के कारण ही वस्तुएं गति करती हैं, और वृत्तीय गति में भी क्या चाहिए? बल। तो जो नाभिक का प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या कर रहा है? घुमा रहा है। नाभिक का प्रोटॉन, नाभिक का प्लस इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के क्या कर रहा है? घुमा रहा है। ठीक है। तो अब समस्या खड़ी हो रही है, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन लेने में क्या समस्या है। तो पहले देखो, न्यूट्रॉन का तो कोई मतलब है नहीं, तो मैं मिटा दे रहा हूं एक समय के लिए। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उपस्थित होगा इसमें, लेकिन न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को बांधता होता नहीं है। इलेक्ट्रॉनों को ये कंट्रोल नहीं करता है, प्रोटॉन कंट्रोल करता है। तो 6 प्रोटॉन को पहले 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करने थे। पहली कक्षा में 2 और बाहरी कक्षा में 4। तो जो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है तो वो सेफ रहते हैं, वो कहीं जाते आते नहीं है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ही संभालना होता है। तो पहले 6 प्रोटॉनों को 4 इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना था, उनको कंट्रोल करना था, घुमाना था। अब 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 10 हो गए। देखिए 2 और 4 6, और 6 में 4 जुड़ा कितना हो गया? 10। तो अब जो है 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन संभालना है, तो ये संभालने में सक्षम नहीं हो पाएगा भाई। 1 आएगा संभाल लेगा, 2 आएगा संभाल लेगा, 3 आएगा तब भी प्रोटॉन संभाल सकता है, नाभिक संभाल सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन ले लोगे, ठीक है, तब जो है ये संभालने में सक्षम होने वाला नहीं है। आपके ऊपर 1 बोरी रखी जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 बोरी रख दी जाएगी, हालत खराब होगी, लेकिन ठीक है। 3 बोरी पर आप मुश्किल से खड़ा हो सकेंगे, बड़ी मुश्किल से, यदि ताकतवर है तो। 4 बोरी रख दी जाएगी तो कहेंगे भाई हमसे नहीं होने वाला, गिर जाओगे। वही हाल इसका है नाभिक का। नाभिक के अंदर 6 प्रोटॉन है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन लेता, 2 इलेक्ट्रॉन लेता, 3 इलेक्ट्रॉन लेता तो चल जाता, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन यदि लेने की बात होगी तो ये जो है नाभिक फेल हो जाएगा। नाभिक जो है 4 इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। और 1 2 लेने से इसे कोई फायदा ही नहीं है। यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लेते इसे कोई फायदा ही नहीं है, लेगा तो 4 ही लेगा। ठीक है, तो ये रहा कारण कि कार्बन का नाभिक जो है 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं सकता। इसीलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। अब अगला टॉपिक हमारा ये है इसी में कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग क्यों नहीं सकता। ऐसा क्या कारण है भाई कि कार्बन जो है क्यों नहीं 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है। चलो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पा रहा तो त्यागने में क्या दिक्कत है भाई। भार है किसी के ऊपर भार है, ठीक है, और भार नहीं ले पा रहे हो, लेकिन भार को फेंकने में क्या दिक्कत है? फेंको उठा के, जितना हल्का होगा उतना अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, कुछ तो कारण होगा भाई। तो देखते हैं। तो देखिए फिर से वही बात, 6 प्रोटॉन बाहर के 4 इलेक्ट्रॉनों को संभाल रहा है, क्योंकि अंदर के दोनों इलेक्ट्रॉन सेफ पड़े हुए हैं, वो कहीं जाने का डर नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉनों को संभाल रहा है। यदि अब इलेक्ट्रॉन कहीं जाने लगे तो होगा क्या, बात समझिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो बाहर से जो है भार तो हल्का हुआ, ठीक है, लेकिन अब 6 प्रोटॉन किस पर ध्यान देगा? 3 इलेक्ट्रॉनों पर। यानी 6 प्रोटॉन का पूरा जो बल होगा वो किस पर लगेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों पर। यानी बल का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया गया, तब अब 6 प्रोटॉन किस पर बल लगाएगा? 2 इलेक्ट्रॉनों पर, ठीक है। और यदि 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया गया
तब क्या होगा, तो इस 6 प्रोटॉन का संपूर्ण बल किस पर लग जाएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि अंदर के दोनों इलेक्ट्रॉन तो सेफ है, ठीक है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है इस पर बल इतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बार बार समझा रहे हैं प्रोटॉन पर प्लस है और इलेक्ट्रॉन पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस को खींच रहा है। तो पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों को खींच रहा था, अब 3 निकल गए, तो अब बचा क्या, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर अब 6 प्रोटॉन पकड़ के खींच रहे हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रबल वैद्युत बल के कारण जुड़ चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन कक्षा से निकलने वाला नहीं है। आपके पास 4 झोले हैं, एक झोला लिया तो 3 झोलों को पकड़ लिया आप लोगों ने, 2 निकाल लिया गया तो 2 झोले को पकड़ लिया, और तीसरा भी किसी ने ले लिया तो एक बचा, तो आपका सारा बल अब किस झोले पे लगेगा, एक झोले पे, ठीक है। तो अब कोई भी जो है उस झोले को आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि आपकी सारी शक्ति उसी झोले पे लग रही है, ठीक यहां पे है, ठीक है ना। तो इसीलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, ठीक है, कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता। बात समझ में आ गई। तो ये बात दिमाग में बैठा के रखिएगा कि कार्बन कभी भी न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसके नाभिक की इतनी औकात नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा संभाल सके, और न ही ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन 6 हैं, यदि 1 देगा इलेक्ट्रॉन, 2 देगा, 3 देगा, तो बचेगा बाहरी कक्षा में कितना, 1, और संपूर्ण बल इसी 1 पे लगने लगेगा, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन जाने वाला नहीं है। 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, लेकिन कभी देगा नहीं, क्योंकि 1, 2, 3 देने से इसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो इसको कुछ फायदा होता, यह अस्थायी हो जाता, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन कभी त्यागेगा नहीं। दिमाग में बैठाइए कि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसका मतलब ये सदैव क्या करेगा, साझेदारी करेगा। क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यहां पर आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन के लेने देने पर परमाणुओं के बीच बंध बनता है तो उसे बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंध। इलेक्ट्रॉन लेने अथवा देने से जो बंध बनता है उसे बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंध, ठीक है। और यहां पर साझेदारी हुई है तो कार्बन कौन सा बंध बनाएगा, सहसंयोजक बंध। कार्बन बनाएगा सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो आप लोग 7वां पॉइंट लिखिए कि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अतः यह सदैव 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, अर्थात कार्बन सदैव सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। यह है हमारा 7वां पॉइंट। पॉइंट बड़ा छोटा सा है लिखने में, लेकिन समझाने में बड़ा जो है टाइम लगा है कि यह है क्या, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गई, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और सदैव सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के बनते हैं, कि एक होता है एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, एक होता है क्या, डबल बॉन्ड, और एक क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन भी ऐसे ही बंध बनाएगा, या तो सिंगल बनाएगा, तो क्या बनाएगा, डबल, या तो क्या बनाएगा, ट्रिपल, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, 8वां पॉइंट, कि कार्बन अपने 4 बंधों का, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है ना, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, और बंध बनाएगा सहसंयोजक बंध, यानी कार्बन 4 बंध बनाएगा। अब कैसे बना सकता है, हर बार ऐसा नहीं बनाएगा, अलग अलग तरीके से बनाएगा। तो हमारा जो 8वां पॉइंट है वो यही है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो हम लोगों ने देखा अब तक कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और ये सदैव कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। 8वां पॉइंट ये है, इसको लिखिए आप लोग अच्छे से, कि कार्बन निम्न प्रकार से अपने 4 बंधों का निर्माण करता है। जो बोला उसे लिखिए, कार्बन निम्न प्रकार से अपने 4 बंधों का निर्माण करता है। 4 बंध पूरे करने उसे कैसे कैसे करेगा, तो देखिए, पहले तो ऐसे कर सकता है कि चारों एकल कर दे, 4 तरफ। मीथेन में ऐसा पाया जाता है, ठीक है, आगे देखेंगे मीथेन क्या होता है। तो कार्बन को जो है 4 बंध बनाने, तो एक इधर हो गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। अगला तरीका क्या हो सकता है, तो अगले तरीके में कार्बन क्या कर सकता है, तो
डबल और डबल। तब भी कुल मिला के 4 बंध पूरे करने हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो या तो चारों एकल बंध हो, या फिर 2 डबल, 2 2 कितना हो गया 4। अगला तरीका क्या हो सकता है? तो आप लोगों का दिमाग अब काम कर रहा होगा कि एक ये भी तो हो सकता है, एक सिंगल हो जाए और एक क्या हो जाए, ट्रिपल हो जाए। कैसे भी 4 बंद पूरे करने हैं, ठीक है। चारों एकल हो, या फिर 2 डबल हो, या फिर एक ट्रिपल, तो 3 और 1 क्या हो गया 4। ये भी तरीका सही है। अब लास्ट में एक और आता है, ऐसे एक तरफ डबल हो जाए और 2 अलग अलग क्या हो जाए, सिंगल हो जाए। यही 4 तरीके हैं जिससे कार्बन अपना बंध बना सकता है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, सोच के देखिए, क्या कोई और तरीका है? एक तरीका और है, ठीक है, दिखा दे रहा हूं, हालांकि वो कभी बनेगा नहीं। 1 2 3 4 कार्बन शत्रुबंध का निर्माण करे, एक ही तरफ 4 बंध बना दे। ठीक है, हालांकि ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, ये कभी संभव ही नहीं है कार्बन जो है 4 बंध का निर्माण करे। लेकिन मैं यहां बस ये बताना चाहता हूं कि ये भी एक तरीका हो सकता था, लेकिन कार्बन कभी ऐसा करने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी बंधन ऊर्जा इतनी ज्यादा होने वाली नहीं है। ठीक है, इसको मैं नोट में लिखवा दूंगा अभी। पहले ये पॉइंट समझिए कि कार्बन को 4 बंध बनाने हैं, ऐसे बना सकता है, या तो चारों तरफ क्या कर ले, एकल, 1 2 3 4 4 बंध, 2 2 4 4 बंध, 3 1 4 4 बंध, और 2 3 4। यही 4 तरीके हैं ना, और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका है ही नहीं। अब सोचोगे कि ऐसा कर लें, इधर 3 कर दें और इधर क्या कर दें 1, अरे तो ये तो यही है, बस पलट गया है। इधर 1 है, इधर 3 है, तुमने क्या किया, इधर 3 कर दिया, इधर 1 कर दिया, कोई अंतर हो गया क्या? कुछ नहीं। ठीक है, कुछ छात्र ऐसे करते हैं कि सर एक तरीका और है, कार्बन को डबल बॉन्ड इधर कर देंगे, इधर सिंगल इधर सिंगल। अरे तो ये तो यहां बन ही चुका है, डबल बॉन्ड, एक सिंगल, तो यहां पे मैंने वही दिखाया है कि ये सिंगल ये क्या है, डबल। तो यही 4 तरीके हैं जिससे कार्बन अपने बंधों का निर्माण करता है, यही 4 तरीके हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो मैंने क्या लिखवाया 8वां पॉइंट, कि कार्बन अपने 4 बंधों का निर्माण निम्न प्रकार से करता है, और ये चारों प्रकार हैं। ठीक है, अब 2 नोट पढ़ेंगे हम लोग। ये आप लोग के लिए 10th के लिए तो मदद नहीं करेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला नोट ये है कि कार्बन 4 बंध का निर्माण क्यों नहीं करता है। तो उसका रीजन यही है कि कार्बन की बंधन ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं है। बंधन ऊर्जा आप लोग को इंटर में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे बोलते हैं बंधन ऊर्जा। और कार्बन भी कभी भी 4 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ नहीं बांध सकता, अलग अलग बांध देगा। देखो इधर अलग अलग 4 जगह बांधा है, 3 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ बांध सकता है, इधर 1 को, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ बांधकर चतुर्बंध टेट्रा बॉन्ड का निर्माण कभी कर नहीं सकता। तो कार्बन कभी भी 4 बंध का निर्माण नहीं करता है, ये बात दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो लिख लो, नोट नंबर 1 है ये, कि कार्बन कभी भी चतुर्बंध टेट्रा बॉन्ड बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, लिख ही दे रहा हूं क्या होता है चतुर्बंध, इसे बोलेंगे टेट्रा बॉन्ड। तो कार्बन कभी भी चतुर्बंध यानी टेट्रा बॉन्ड का निर्माण नहीं करता, यानी ऐसा क्वेश्चन में लिखना कि कैसा होता है, ऐसे बंध का निर्माण कभी कर नहीं सकता। क्यों? ठीक है, तो लिखेंगे आगे, क्योंकि कार्बन की बंधन ऊर्जा कम होती है। ये रहा पहला नोट। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा नोट ये है कि क्या प्रकृति में कोई ऐसा तत्व है जो 4 बंधों का निर्माण करता है? तो हाँ है। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे क्या है। तो अब इसको पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे। कि क्या दूसरा नोट है हमारा, तो इसमें लिख लीजिए, प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो चतुर्बंध का निर्माण करते हैं, और इसके 2 एग्जाम्पल हैं। पहला है ऑस्मियम ऑक्टाक्लोराइड, दूसरा है रेनियम ऑक्टाक्लोराइड। तो ये कैसा दिखता है तो देख लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल है ऑस्मियम, 4 बंध बनेंगे यहाँ पे ऑस्मियम के साथ, और इसमें 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन,
3 क्लोरीन 4 क्लोरीन, 1 क्लोरीन 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्मियम और 8 क्लोरीन है तो ऑस्मियम ऑक्टा क्लोराइड। ठीक है, ये एग्जाम्पल है चतुर्बंध का। देख रहे हैं यहाँ पे 4 बंध बन रहे हैं एक साथ, तो ये टेट्रा बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये नोट में आप लोग लिखेंगे कि प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें 4 बंध का निर्माण होता है क्योंकि उनकी बंधन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ये चीज यदि आप नोट नहीं भी करेंगे, सुन के भी छोड़ देंगे तो कोई घाटा तो होने वाला नहीं है, लेकिन ये है कि जानते रहेंगे तो अच्छा है, यानी आपकी जानकारी में वृद्धि होगी, ज्ञानवर्धक बातें हैं। ठीक है, थोड़ा भाव भी बढ़ा सकते हो किसी के सामने कि हम लोगों को टेट्रा बॉन्ड का भी एग्जाम्पल पता है। दूसरा एग्जाम्पल भी ठीक ऐसा है, रेनियम ऑक्टाक्लोराइड, तो ये हो जाएगा Re 4 बंध Re, क्लोरीन फिर वैसे ही जुड़ेंगे, तो ये हो गया रेनियम ऑक्टाक्लोराइड। ऑस्मियम ऑक्टाक्लोराइड, रेनियम ऑक्टाक्लोराइड। ठीक है, ये प्रकृति के जो है 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें चतुर्बंध पाया जाता है, टेट्रा बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 8वां पॉइंट जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन जो है सहसंयोजक बंध बनाता है, पढ़ के आ रहे हैं, और कार्बन जो है 4 बंध का निर्माण जो है कैसे कैसे करता है मैं मिटा चुका हूं, सॉरी, तो वो आप लोग देख लिए होंगे पहले कि कार्बन 4 बंध का निर्माण अलग अलग तरीके से करता है, लेकिन कभी भी 4 बंध एक साथ बनाने वाला नहीं है। तो नोट में मैंने लिखवाया क्यों, क्योंकि कार्बन की बंधन ऊर्जा बहुत ही क्या होती है, कम होती है। लेकिन दूसरे नोट में मैंने लिखवाया, ये नोट नंबर 2 है, कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनकी बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है और वो 4 बंध का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग चलते हैं 9वें पॉइंट पे। ये कार्बन का गुण चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों से मैंने कहा ही था कि काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, इतना डिटेल जितना कहीं नहीं पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, इसमें कोई ईगो की बात नहीं है, कुल मिला के बात यह है कि जितना है मैं बता रहा हूं, बस ये है। ठीक है, किसी को कोई चैलेंज नहीं है, ऐसा ना हो कि खैर छोड़ो हम क्या बोले। हाँ, ये है कि छात्र बोलते हैं कि सर अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अब क्या करें। देखो, छोटा वीडियो बनाएंगे तो मतलब अब कितना छोटा बना सके, लेक्चर तो 1 घंटे से कम का मतलब क्या है, फिर तो वही है कि जो बुक में लिखा है वही बुक वाले बात को मैं जो है बस बोल के चला जाऊं, तो ये कोई वीडियो है। मैं तो यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियो देखता हूँ कि 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म। तो वैसा वीडियो अगर यदि पढ़ना है आप लोगों को तो यूट्यूब पे बहुत से चैनल है, वहां जाके पढ़ लीजिए भाई। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो मैं ऐसा जो है वैसी पढ़ाई को कुछ समझता नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाई जो भी है मतलब वीडियो में कम अपलोड कर पाता हूँ, मजबूरी है मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ नहीं, कि क्योंकि वीडियो अपलोड करने में वीडियो रिकॉर्डिंग करो, एडिटिंग करो, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी घंटे तक जो है लगातार इसमें काम करना पड़ता है। लोगों को लगता है अरे वीडियो रिकॉर्ड करके डालने में क्या है। ठीक है, वो जब करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नामुमकिन है, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैं काफ़ी लेजी टाइप का इंसान हूँ। ठीक है, तो मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत हो नहीं पाती। अब एक दिन में वीडियो जो है शूट करना, 2 घंटे का टाइम देना, फिर उसको एडिटिंग करने में 2 घंटे, फिर इतना सब लिखो, थंबनेल बनाओ, फिर अपलोड करो, मतलब ऐसा लगता है कि उससे तो अच्छा है कि ऑफलाइन क्लास कोचिंग में जाओ, अपना कैसे भी जाओ, पढ़ा के चले आओ। 1 घंटे का पढ़ाना है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं होता है, ना कोई जो है उसमें वीडियो एडिटिंग ना अपलोडिंग, कुछ नहीं। यहाँ पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, लेकिन ये है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो काफ़ी डिटेल में होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उसको मैं एडिटिंग करके मतलब काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। खैर आप लोग समझे ना समझे वो अलग बात है। ठीक है, तो हम लोग कितनी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, 8 प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो लंबा है तो क्या कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ कि वीडियो छोटा करूँ, हो नहीं पाता, तो देखते हैं अगर वीडियो तोड़ तोड़ के डाल सकें तो ऐसा ही, अगर हो सके तो संभव है तो ठीक ही है, वीडियो जो है 2 पार्ट में तोड़ दिया करूंगा, अगर ज़्यादा लंबा होने लगेगा तो ठीक है। चलिए वो तो बात की बात है। तो अब 9वीं प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन का जो है अगला गुण क्या है। तो जो कार्बन का अगला गुण है उसे बोलते हैं श्रृंखलन, चैनिंग। ठीक है,
श्रृंखलन, इसको मैं हेडिंग डाल के लिख दे रहा हूं, ठीक है। श्रृंखलन, तो श्रृंखलन होता क्या है, तो अच्छे से समझिए। यदि कोई तत्व अपने ही परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाए तो इस गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, श्रृंखलन, ठीक है। अच्छे से समझिए, यदि कोई परमाणु ए है, ठीक है ना, यदि कोई तत्व ए है वो अपने ही परमाणु के साथ जुड़े, यानी ए के साथ जुड़े और सहसंयोजक बंध से जुड़े, वैद्युत संयोजक बंध से नहीं, प्लस माइनस वाला बंध यहां नहीं चलेगा। श्रृंखलन कहता है कि यदि कोई तत्व अपने ही परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करे तो इस गुण को बोलते हैं श्रृंखलन। ए क्या है, तो ए मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, कोई परमाणु है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको हम लोग कभी भी श्रृंखलन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर अलग अलग परमाणु हैं, ए बी सी डी। श्रृंखलन ये है कि परमाणु एक जैसे होने चाहिए, एक ही परमाणु होने चाहिए। हाँ, सिंगल की जगह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन सहसंयोजक बंध होना चाहिए, प्लस माइनस वाला बंध नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो श्रृंखलन क्या होता है आप लोग लिख लीजिए कि यदि कोई तत्व का परमाणु अपने ही परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करे तो इसे श्रृंखलन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। तो परिभाषा लिख लिया आप लोगों ने। अब चूंकि हम कार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और आपको ये जान के जो है अच्छा ही लगेगा, क्योंकि कार्बन विशेष तत्व, तो मैंने कहा था ना कि इसमें आपको पता चलेगा बहुत विशेष गुण पाए जाते हैं। तो अब तक ढूंढे गए 118 तत्वों में से कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा पाया गया है, यानी ये सबसे लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, ठीक है। कार्बन जो है, इस बात को आप नोट करिएगा कि अब तक ज्ञात सभी तत्वों में कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, और कार्बन जो है सबसे लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। कुछ और तत्व हैं, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, वो भी जो है श्रृंखलाएं बनाते हैं, लेकिन कार्बन की तरह नहीं। कार्बन जो है इसके पास श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा होता है। क्यों, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि जो कार्बन और कार्बन के बीच जो ये बंध बन रहा है, इस बंध की जो सामर्थ्य है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसका कारण यही होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच बनने वाले बंध की सामर्थ्य बहुत ही क्या होती है, ज्यादा। यानी कार्बन और कार्बन के बीच जो कड़ी बन रही है, जो बंध बन रहा है, जो जोड़ बन रहा है, वो बहुत ही मजबूत है। तो मजबूत जोड़ के साथ यदि चीजें जुड़ती जाए तो ये बीच में कहीं टूटेगी नहीं, तो इसीलिए क्या बनती है, लंबी लंबी चैन। सामान्य भाषा से समझिए, पतंग उड़ानी है, ठीक है, और पतंग को हम बहुत पतली डोरी से उड़ाए, रील वाली से, कपड़े सीने वाली डोरी से अगर उड़ाए, ठीक है, और उस रील को खत्म होने के बाद दूसरा रील जोड़ दे, तो वो रील जब बहुत ऊपर पहुंच जाएगी तो वहां पर हवा का दाब बढ़ेगा, तो पतंग जो है टूट जाएगी, मतलब कि जो धागा है वो टूट जाएगा रील वाला, क्योंकि रील वाला धागा कमजोर है, उसकी सामर्थ्य क्या है, कम। लेकिन यदि हम मांझा लेकर आए बढ़िया वाला, तब पतंग कितनी भी ऊपर उड़े वो टूटने वाली नहीं है, क्योंकि मांझे की सामर्थ्य ज्यादा होती है, वो मजबूत होता है। तो एक मांझा में दूसरा मांझा जोड़ दे, फिर तीसरा मांझा जोड़ दे, फिर भी पतंग क्या होती रहेगी, उड़ती रहेगी। अंतर समझ रहे हैं। पतले धागे की यानी रील की सामर्थ्य कम होती है, लेकिन मांझे की सामर्थ्य क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए मांझा लंबा लंबा जो है पतंग को उड़ा सकता है, यानी लंबी दूरी तक पतंग को उड़ा सकता है। मांझा में दूसरे मांझा को जोड़ के लंबी श्रृंखलाएं बनाई सकती हैं। ठीक ऐसे यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बनने वाले बंध की सामर्थ्य बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण कार्बन प्रकृति में सबसे लंबी श्रृंखलाएं निर्मित करता है। ठीक है, तो ये रही 9वीं प्रॉपर्टी कि श्रृंखलन क्या है। तो यदि कोई तत्व का परमाणु अपने ही परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाए तो उसे क्या बोलेंगे, श्रृंखलन। नीचे से वो लिखिएगा कि कार्बन प्रकृति में सबसे लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, यानी कि कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच बनने वाले बंध की सामर्थ्य बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये रही 9वीं प्रॉपर्टी। अब लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं 10वीं, और इसको पढ़ाने के बाद रहने देंगे, काफी हो गया।
कि कार्बन प्रकृति में पाया किस किस रूप में जाता है, कार्बन प्रकृति में किस किस मात्रा में पाया जाता है, तो वो तो मैंने दूसरी प्रॉपर्टी में बता दिया था। लेकिन किस किस रूप में पाया जाएगा, तो ये 10वीं प्रॉपर्टी है, इसको लिख लीजिए कि कार्बन प्रकृति में मुक्त रूप तथा संयुक्त रूप दोनों में पाया जाता। ठीक है, बेसिक सी बात यह है कि कार्बन प्रकृति में मुक्त रूप में भी पाया जाएगा, मुक्त रूप में भी और संयुक्त रूप में भी पाया जाएगा। ऐसे कई तत्व ऐसा करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है तो ये मुक्त रूप में भी पाया जाएगा, O2 में सिर्फ ऑक्सीजन ये तो मुक्त रूप है। इसके अलावा H2O में भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी पाया जाता है, तो ये संयुक्त है, यानी किसी और परमाणु के साथ क्या हो गया है, जुड़ गया है। ठीक वैसे ही जो हमारा कार्बन है वो जो है मुक्त रूप में भी पाया जाएगा और संयुक्त रूप में भी पाया जाएगा। ठीक है, और कार्बन के मुक्त रूप को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं अपर रूप, एलोट्रॉप। तो आप लोगों को कुछ तो पता ही होगा कि कार्बन के अपर रूप कौन है, हीरा और ग्रेफाइट। हालांकि इतने ही नहीं है, कार्बन के कई अपर रूप हैं। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में होते हैं 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, और अक्रिस्टलीय में कोयला, चारकोल, कोल आता है, जो बताया जाएगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी बस इतना ध्यान दीजिए, ठीक है, कि कार्बन मुक्त रूप में पाया जाता है, मुक्त रूप यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाए, कार्बन, उसे हम लोग नाम देते हैं अपर रूप। और जो हमारा कल वीडियो आएगा वो इसी पर आएगा कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, क्यों हीरा इतना कठोर होता है, ग्रेफाइट इतना मुलायम होता है, क्यों हीरा चमकता है, क्यों ग्रेफाइट जो है नहीं चमकता है, क्यों हीरा सबसे कठोर है, ग्रेफाइट मुलायम है। सब बातें कल होंगी डिटेल में, एकदम डिटेल में। ठीक है, तो कार्बन 2 रूप में 8, 9, 10वां पॉइंट लिख लिए, कार्बन प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, मुक्त रूप को अपर रूप कहते हैं, और संयुक्त रूप, तो संयुक्त रूप को क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। जैसे कि CH4 हो गया, C2H6 हो गया, यही तो संयुक्त रूप है। ठीक है, तो संयुक्त रूप को क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन का लास्ट पॉइंट था, कार्बन का गुण था कि कार्बन प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों रूप में पाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कल से जो हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं। ठीक है, और कार्बन के अपर रूप कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृति में कैसे कैसे अपर रूप पाए जाते हैं। पहले तो मैं बताऊंगा अपर रूप होता क्या है कल की वीडियो में, उसके बाद बताऊंगा कि कार्बन के कौन कौन से अपर रूप हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और कौन कौन किस प्रकार बनता है, उसमें क्या गुण होता है। फिर हम लोग जाएंगे कार्बनिक यौगिकों पर कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका नामकरण कैसे होता है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है, क्लियर है, पूरे डिटेल में। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, बाकी बोर्ड जो है आप लोग एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होंगे मन लगा के। अब मैं एग्जाम के बारे में क्या बोलूं, आप लोग खुद ही समझदार है, मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए, एग्जाम जब भी होंगे अपना फुल दीजिएगा। ठीक है।